फिर से एक बार चर्चा की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ में मेहमान लगातार बने संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, ज्योति कुमार हैं प्रवक्ता कांग्रेस, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, प्रेम जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय मिश्रा इससे पहले थे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में संजय मिश्रा नहीं है, प्रेम कुमार जी इस वक्त है। प्रेम कुमार जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन एक चीज, आदिवासी, भ्रष्टाचार, फिर आगे आपका फ्रीबीज, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी चर्चा बड़ी ज्यादा हो रही है। अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये फ्रीबीज, ये भ्रष्टाचार और दूसरा जिस तरीके से भी आदिवासी वाला जो फैक्टर जिसका जिक्र भूपेश बघेल भी कर रहे थे, ये कैसे इफेक्ट कर रहा है दोनों पार्टीज को? देखिए, फ्रीबीज तो मुझे लगता है कि ये ऊपर से थोपा गया इशू है। जनता जन कल्याणकारी कार्यों के लिए कमिटमेंट जो होता है चुनाव के समय पार्टियां करती हैं, और अब खुल करके उनको करना हो रहा है, क्योंकि देश में अधिसंख्य आबादी ऐसी स्थिति में है जिनको कि बेसिक सुख सुविधाएं नहीं हैं। तो एक तरफ अमीरों के पास बहुत दौलत बढ़ रही है, दूसरी तरफ गरीबों के पास नहीं है। तो इस स्थिति में अगर राहत के 5 किलो अनाज मिल जाए या कुछ सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, तो ये उनकी लग्जरी नहीं है। अब अगर हम साइकिल खरीद लें तो साइकिल हमारी लग्जरी नहीं हो सकती, बेसिक ज़रूरत है। तो उस तरीके की ज़रूरत को हम रेवड़ी नहीं बोलेंगे, और जनता को दोनों पार्टियां इस हिसाब से लुभाने का प्रयास कर रही हैं। और जनता ने भी जो है कि कौन विश्वसनीय अधिक होगा, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर सिलेंडर कह रहे हैं कि 500 रुपये में देंगे, तो अगर कांग्रेस की सरकार ने किसी दूसरे प्रदेश में दिया है तो जनता भरोसा करेगी, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार ने भी 500 रुपये में कहीं सिलेंडर देश में दिया हो तो बीजेपी के ऊपर जनता भरोसा करेगी। वोटिंग इसी पैटर्न पर होगा। आज के दिन हम ये नहीं कहना चाहते कि किसने किया और किसने नहीं किया है, लेकिन मैं आधार बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से जनता वोट करेगी। जी ज्योति जी, आपसे इससे पहले भी चर्चा में हमारी चर्चा हुई, बातचीत हुई, आपने कहा कि कांग्रेस ने किस तरीके से काम किया। अभी भी एक महिला को हम सुन रहे थे, हमारी सहयोगी महिमा वहाँ पर मौजूद है छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव में, वहाँ वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने एक महिला से सवाल किया, उन्होंने कहा कि नहीं, भूपेश सरकार तो काम नहीं कर पाई, हम उसको वोट करेंगे जो पार्टी बेहतर होगी। क्या मायने आप देखते हैं इसके? नहीं, उन्होंने वोट किया कि हम बेहतर पार्टी को वोट करें। नहीं, उससे पहले उन्होंने भूपेश बघेल का जिक्र भी किया, इसके बाद उन्होंने कहा कि बेहतर पार्टी को वोट करेंगे, ये उनकी लाइन थी। बेहतर पार्टी ने, इन्होंने बोला बेहतर पार्टी को वोट करेंगे, इसका मैसेज केवल इतना ही था। लेकिन आप देखें, जब बात कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ के चुनाव को, तो बेसिकली ये 5 स्टेट का जो चुनाव है, देखिए अभी तो हम हैदराबाद में बैठे हैं, तेलंगाना में हम लोग कैंपेनिंग करने आए हैं, यहाँ भी 5 स्टेट के इलेक्शन का यहाँ भी प्रभाव देख रहे हैं। उसी अभी जो आप मिजोरम और छत्तीसगढ़ का है, तो 5 स्टेट्स में बेसिकली देखिए ये जो मैसेज है, मैसेज केवल एक ही होगा, विश्वसनीयता। क्या जो पार्टियां जो बोलते आई हैं वो कर रही हैं कि नहीं, या करते आई हैं कि नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर इनके एक्शन, आप बार बार ईडी और इसकी भी बात हो रही है इस पूरे प्रोग्राम में, तो आप देखें जब हम बेंगलोर का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पर भी लगातार ईडी के छापे पड़ रहे थे। तो मैसेज क्या जाता है? मैसेज ये जाता है कि ये लोगों, नेताओं को डराने के लिए, वोटरों को डराने के लिए ये जस्ट इलेक्शन के पहले शुरू करते हैं, और शुरू करके डरा। राजस्थान में ज्योति जी, एक बात बताइएगा, आप चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, जो भी चुनावी राज्य जो आपने जीते, वहां पर कांग्रेस पार्टी का अपना वजूद ज्यादा था, या फिर वहां के जो लोकल नेता हैं, जो स्थानीय नेता, उनका वजूद? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, वहां के स्थानीय नेताओं ने ज्यादा मेहनत की, जिस कारण से कांग्रेस को वहां पर जीत मिली। ये तो आप मानते हैं ना? पूजा जी बिल्कुल सही, पूजा जी बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। कर्नाटक में अगर चुनाव हम इसीलिए जीते क्योंकि वहां के लोकल नेता को हमने प्रमुखता दी और लोकल इश्यूज को प्रमुखता दी, और भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे को चलाते रहे। वहां पर उनके लोकल नेता को उन्होंने कभी ये रिएक्शन नीति जी से ले लेते हैं। नीति जी, देखिए ज्योति जी ने साफ तौर पर इस बात को कन्फ्रंट किया, और यही कांग्रेस की मजबूती है, ये आप और हम भी समझ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी को अब ये सोचना पड़ेगा? चलिए, विधानसभा चुनाव में आप जितनी बार भी देख लीजिए, बीजेपी हमेशा कहती है प्रधानमंत्री मोदी इज द फेस, बट वहां की लोकल जनता ये जानती है कि पीएम सीएम तो नहीं बन जाएंगे, तो सीएम के लिए एक चेहरा क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि कर्नाटक में जीत कांग्रेस को मिली, हिमाचल में जीत कांग्रेस को मिली। हम ये तमाम राज्यों का जो इस वक्त सर्वे देख रहे हैं, उसमें भी यही बात सामने आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को नीति बदलने की जरूरत है? और क्या 2024 में ये नीति जो काम आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, ये 2019 में जो काम आई, क्या विधानसभा चुनाव में यही काम आएगा बीजेपी के लिए?
निश्चित रूप से देखिए, हर स्टेज पे आपको इवॉल्व होने की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी पार्टी हो। बीजेपी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राष्ट्र के चुनाव और क्षेत्रीय चुनाव, स्टेट्स के चुनावों की पृष्ठभूमि अलग होती हैं। यहाँ पे हम वो कैंडिडेट लेकर आते हैं जिसने ज़मीनी तौर पे काम किया है और जो रीचेबल होना चाहिए, पब्लिक के डोमेन में उसको संपर्क करना आसान होना चाहिए और वो पृष्ठभूमि का होना चाहिए उसी राज्य का। ये ज़रूर इस चीज़ को सोचने की क्षमता है कि अगर राष्ट्र का चुनाव होगा तो मोदी जी का मैजिक तो 2023 में भी चलने वाला है, जैसे कि हमने पीछे आंकड़ा देखा। लेकिन बीजेपी को यहाँ से एक लेसन जरूर लेना है। हालांकि देरी क्यों कर रही है? हालांकि देखिए अभी भी एमपी के चुनाव में बीजेपी ने अपने बड़े बड़े जो है प्रतिद्वंदी उतारे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी हर चुनाव अपने पूरे शौर्य के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ लड़ती है। लेकिन राहुल जी, मैं आऊंगी। नीति जी, आप जिस बात को कह रही है ना, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ। अपने जो प्रत्याशी है उनके चेहरे को उतारा बीजेपी ने, लेकिन कब? जब शिवराज सिंह चौहान को लेकर की जो सारी अटकलें हैं वो पीछे होने लग गई और उन्होंने कहा कि जो जितनी सीट लेकर आएगा वो जीतेगा। शिवराज अलग मंच पर खड़े होकर लोगों से पूछ रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं कि सीएम बनाएंगे या नहीं मुझे। तो आप समझ रही हैं ये मैंडेट तो ऐसी बात नहीं है कि शिवराज जी की अपनी वहां पे पृष्ठभूमि है और जितने भी कैंडिडेट उतारे हैं वो अपने लेवल पे, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां पे नेता कोई नहीं है, वहां पे सारे ही सेवक हैं। तो यहाँ पे उनको काम तो डिलीवर करना पड़ेगा, चाहे वो मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, उसको अपने जो भी कार्यभार दिया जाएगा बीजेपी संगठन की तरफ से वो काम करेगा ही। बीजेपी इसी पृष्ठभूमि में काम करती आई है, लेकिन अगर कुछ फेलियर्स हैं तो नो डाउट वहां पे वो उसको रिवाइव करेगी। कहीं ना कहीं आप देखिए 15 सीट्स आई थी, लेकिन इस समय इतनी कांटे की टक्कर है कि 30 से 35 सीट बीजेपी का दावा है कि हो भी सकता है। राहुल आज जी 2014 का चुनाव मुझे याद आ रहा है, बीजेपी के पक्ष में जा राहुल आज जी 2014 का चुनाव मुझे याद आ रहा है, तब ऐसा ही किया था। हर राज्य के अंदर 4 नाम हवा में लहरा दिए और हर कोने में कहा कि देखिए ये संभावित तौर पर सीएम हो सकते हैं और लोगों ने उस चाह में अपने नेता को जिताने के लिए पूरी जान लगा दी। इस बार क्या ये फॉर्मूला सक्सेसफुल होते हुए आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए हमें ये फॉर्मूला इस समय सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए 2014 में बीजेपी का केंद्र में पदार्पण हुआ था, उसके बाद अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। अभी आप सोचिए कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, वहाँ पे क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे बिल्कुल उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया था। अब आप सोच के देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ही लें, रमन सिंह एक 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन फिर एक तरह से बीजेपी ने उन्हें ही डाउनग्रेड कर दिया। यानी 5 साल तक आपने उन्हें कोई प्रमुख भूमिका नहीं प्रदान की, एक तरह उन्हें उपाध्यक्ष बना के पता नहीं कहां रख दिया। लास्ट टाइम में फिर से जो है कि उनकी भूमिका रखी गई। एक सेकंड आपको रोकते हुए, इसको आप यूं भी तो देख सकते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव जीता, लेकिन फिर मध्य प्रदेश हाथ से निकल गया, निकला कि नहीं निकला? तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो नुकसान भी तो झेलना पड़ा। इसके दोनों ही इसके पक्ष है ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर आप युवाओं को आगे नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश हाथ से निकला नहीं है, वो तो निकाला गया जबरन। आप सोच के देखिए, जिस युवा की बात कर रहे हैं, अगर वो युवा अभी कांग्रेस में होते तो फिर मध्य प्रदेश की तस्वीर कांग्रेस के लिए ऐसी नहीं होती। आज ग्वालियर और चंबल संभाग, चूंकि आज इलेक्शन नहीं है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा मध्य प्रदेश के ऊपर, लेकिन अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर हालत में है तो ग्वालियर चंबल संभाग में वहां पे कांग्रेस और उसके बीच का अंतर काफी बड़ा होगा। लेकिन मैं आ जाता हूं कम से कम छत्तीसगढ़ के ऊपर कि रमन सिंह या जो भी और कोई है, अगर केंद्रीय स्तर पे क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रोत्साहन दिया जाता। सोचिए भूपेश बघेल, एक हम लोगों को वो घटनाक्रम याद है जबकि कांग्रेस का पूरा नेतृत्व नक्सलवादी हिंसा में समाप्त हो गया था छत्तीसगढ़ में। वह उसके बाद एक नए स्तर का नेता का फिर से पदार्पण होना, उनको विकसित करना, और भूपेश बघेल सोचिए किस तरह से मजबूती के साथ उभर के आए, पूरे पार्टी को एकजुटता के साथ वो सामने में लड़ रहे हैं। तो ये परिस्थिति, अब भारतीय जनता पार्टी जरूर जो है कि वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के चेहरे का, लेकिन उनके अपने कई लोग नाराज भी तो हैं जिनका पत्ता उनके कारण से साफ हुआ। वो भी तो डेंट करेंगे, वो भी तो नुकसान पहुंचाएंगे, उसको लेकर के आंकलन है जल्दी से। टीएस सिंहदेव की तरफ आपका इशारा था, देखिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो पार्टी ने एकजुटता के साथ, आप देखिए कर्नाटक बातों से तो समझ में आया कि वो डिससैटिस्फाइड है। कर्नाटक के बाद से देखिए कांग्रेस ने एक रणनीति बदली है कि वो तमाम लोगों को एकजुट करके चल रही है। वो हम लोग देख रहे हैं पंजाब के मामले में वो गड़बड़ी हुई, लेकिन उसके बाद से उस गड़बड़ी को कांग्रेस ने काफी हद तक दूर किया है। संजय राणा साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजय जी, अब देखिए विश्लेषण अगर करने निकले तो फिर कांग्रेस में बहुत सारी खामियां नजर आएगी, बीजेपी में बहुत सारी खामियां नजर आएगी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की क्या एक सबसे नेगेटिव अप्रोच, और उनकी सबसे नेगेटिव बात ये नहीं कि जो प्रमुख चेहरा वो बनाकर रखते हैं, मैं राज्यों का जिक्र नहीं कर रही, मैं केंद्र का जिक्र कर रही हूँ, वहां राहुल गांधी आगे होते हैं, ये जानते हुए भी कि प्रियंका गांधी जहां जहां पहुंची, जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया, कांग्रेस को जीत वहां पर हासिल हुई है। देखिए शिखा, अगर आप कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व की बात करते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई करिश्माई चेहरा कांग्रेस के पास इस समय है जिसके जाने से
और वहां पे प्रचार करने से वोटर कहीं ना कहीं प्रभावित होकर वोट कांग्रेस के पक्ष में देगा। देखिए जो भी है, चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहां पे जो लोकल लीडरशिप है, चाहे गहलोत साहब हो, चाहे वो भूपेश बघेल साहब हो, उनका अपना चेहरा है, उनका अपना काम है, अपनी कार्य प्रणाली, जिसके बल पे वो जनता के बीच जा रहे हैं। जनता उनको पसंद करेगी नहीं करेगी अलग का विषय है। लेकिन संजय जी, आई कम बैक टू यू, मैं आती हूँ आपके पास। संजय रैना साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, गेस्ट का एक बड़ा पैनल है इस वक्त। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी वापस, लेकिन उससे पहले राहुल जी आपके पास आते हुए, अब देखिए बीजेपी स्ट्रैटेजी बनाकर चलती है और इसका फायदा केंद्र के चुनाव में बीजेपी को होता भी है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन से वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पीछे छोड़ देती है? देखिए, विधानसभा चुनाव के मामले में तो हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी बना के नहीं चल रही है, उसका नुकसान इन्हें हो रहा है। और उल्टे जो कांग्रेस है या फिर अन्य विपक्षी दल है वो एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। देखिए, आज अगर मैं शुरू करता हूँ, मिजोरम से ही लेके शुरू करता हूँ। मिजोरम के 40 सीट है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी केवल 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अरे कम से कम आप नहीं जीतने वाले, फिर भी 40 के 40 सीटों पर लड़ रहे होते, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार ही हो रहा होता, वहाँ के लोग भी थोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का पोस्टर बैनर देख लेते। तो मुझे बड़ा दुख है कि बाकी 23 के अतिरिक्त अन्य सीटों पे लोगों को पोस्टर बैनर देखने का सुख भी नहीं मिला। आपकी ये बात मैंने एक्सेप्ट कर ली। फिर 2024 में या 2019 में जो आम चुनाव हुआ, वो उसमें बीजेपी कैसे मैंडेट में आ जाती है? उन तमाम राज्यों में भी तो लोकसभा सीटें हैं, वो कैसे होता है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो उन्होंने जीता है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 2014 देखिए 2014-2019 बिल्कुल जीता गया है। वो राष्ट्रवाद और तमाम तरह की चीजें रही हैं, लेकिन क्या अब देखिए उस समय लोगों को भरोसा भी था कि 14 में वादा किया गया, 19 तक में नहीं भी पूरा हुआ, तो लोगों को लगा कि संभवतः वो वादे अब पूरे होंगे। लेकिन अब देखने की घड़ी तो ये होगी कि 2024 में क्या स्थितियां बन रही है और विशेषकर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2047 का विजन लेकर आए ना बीजेपी लगातार। अब 2047 के विजन की बात करते, नीति जवाब दीजिएगा इस बात का। बिल्कुल जल्दी से राहुल ने जो बात कही है, बोल रही कि बीजेपी का तो 2024 जीती जिताया है, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य 2024 है ही नहीं, 2047 है। क्योंकि 1947 में कांग्रेस ने जिस तरीके से देश में बंटवारा किया, जिस तरीके से 70 साल में महिलाओं को आरक्षण की इन्होंने बात नहीं करी। आज मिजोरम पर जवाब दीजिए पहले, आज कि मिजोरम में क्यों नहीं फुल फ्लेज लड़ी? मिजोरम में देखिए, मिजोरम में 3 ही पार्टियां, वहां पे मेन उसमें बीजेपी की लास्ट टाइम भी 1 सीट आई थी, और जहां तक 25 सीटों में बीजेपी लड़ रही है, तो निश्चित रूप से 23 सीटों में लड़ रही है। बीजेपी को गेन ही होना है, बीजेपी लूज साइड में, स्ट्रैटेजी उनकी सेट है। नीति जी, मतलब जी, वो स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं। बीजेपी को वहां पे लूज करने के लिए कुछ नहीं है, गेन पूरा चुनाव नहीं लड़ा। ये राहुल जी के सवाल पे तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि भाई आप तो हर राज्य में फुल फ्लेज लड़ रहे हैं ना, तो आपने वहां पर जाना सही क्यों नहीं समझा? दूसरा उन्होंने एक जो विषय उठाया था कि वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया हमको बीजेपी के साथ में कोई रैली नहीं करनी। इन दोनों सवाल पे जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, बीजेपी, मिजोरम इज अ स्मॉल स्टेट, उसको बिना सेंटर के सपोर्ट के मिजोरम सस्टेन नहीं कर सकता है, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ अलाइंड है। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, क्षेत्रीय मुद्दा और राष्ट्र मुद्दा हमेशा से अलग अलग पृष्ठभूमि पर होता है, उसको देखते हुए बीजेपी बहुत अच्छा फाइट कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी के हाथ से विधानसभा चुनाव एक एक करके जा रहे हैं, स्टेट्स की कमान हाथ से जा रही है, 2024 का चेहरा कैसा बना हुआ देख पा रहे हैं आप? देखिए, 2018 में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा स्टेट्स में और कुल मिला के जोग्राफिकली 66% भारत भूमि पर शासन था, लेकिन उसके बाद से लगातार उसके हाथ से चीज़ें निकली हैं और कांग्रेस मुक्त का भी नारा किसी समय दिया जा रहा था उसी ज़ोर शोर के साथ, तो वो नारा पृष्ठभूमि में चला गया है क्योंकि कांग्रेस रिवाइव कर रही है कई स्टेट्स में। तो 2024 के बारे में जब अगर इन चीज़ों को जोड़ते हैं तो ये 5 विधानसभा चुनाव आखिरी चुनाव है 2024 से पहले, और इन 5 चुनावों में 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के पास 2 राज्य हैं, बीजेपी के पास 1 हैं, और एक तेलंगाना है और एक मिजोरम है। तो अगर कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल कर ली और 2 में से इधर 3 में से 2 स्टेट में भी अपने आप को बचा लिया, तो ये 2024 के लिए कांग्रेस के लिए बेस्ट रिजल्ट होगा। बीजेपी के लिए बेस्ट रिजल्ट ये है कि जी बहुत डाउटफुल है, बहुत डाउटफुल है इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव की जो रिजल्ट होते हैं वो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तय नहीं करते। ये आपने और हमने 2014 में देखा, 2019 में देखा और 2024 से डाउटफुल आगे चर्चा करेंगे। प्रेम जी आगे चर्चा करेंगे, नीति जी आप भी बने रहिएगा, राहुल जी आप भी बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। लेकिन देखिए इस समय छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग चल रही है। मिजोरम की 40 सीटें, छत्तीसगढ़ की कुल 20 सीटों पर मतदान लगातार जारी। भारत 24 की नजर लगातार बनी हुई।